दोस्तों नमस्कार। आपके अपनी YouTube चैनल बातें साहित्यिकी पर आप सभी का हार्दिक स्वागत। मित्रों, जयशंकर प्रसाद जी के कालजयी नाटक चंद्रगुप्त के चौथे अंक की चर्चा में हमने अब तक देखा कि कल्याणी पर पर्वतेश्वर बलात्कार कर अपनी संगिनी बनाना चाहता है, जिस पर वह उसका वध कर देती है। चंद्रगुप्त को अपना वरण किया हुआ पुरुष बताकर आत्महत्या कर लेती है। चंद्रगुप्त के माँ-बाप चाणक्य द्वारा निर्वासित किए जाते हैं और इस कारण चाणक्य भी निष्कासित होता है। इसी समय देश पर सिल्यूकस का आक्रमण होता है। सुहासिनी को बंदी बनाकर कार्नेलिया के पास भेज दिया जाता है। कार्नेलिया उसकी परीक्षा लेते हुए उसे अपनी सखी बना लेती है। आइए बढ़ते हैं चंद्रगुप्त नाटक के चतुर्थ अंक के 10वें दृश्य की ओर। 10वां दृश्य है युद्ध क्षेत्र के समीप का, जहां चाणक्य और सिंहरण को दिखाया गया है। चाणक्य कहता है, तो युद्ध आरंभ हो गया। सिंहरण कहता है, हाँ आर्य, प्रचंड विक्रम से सम्राट ने आक्रमण किया है। यवन सेना थर्रा उठी है। आज के युद्ध में प्राणों को तुच्छ गिनकर वे भीम पराक्रम का परिचय दे रहे हैं। गुरुदेव, यदि कोई दुर्घटना हुई तो आज्ञा दीजिए, अब मैं अपने को नहीं रोक सकता। तक्षशिला और मालवों की चुनी हुई सेना प्रस्तुत है, किस समय काम आवेगी? चाणक्य कहता है, जब चंद्रगुप्त की नासिर सेना का बल क्षय होने लगे और सिंधु के इस पार की यवनों की समस्त सेना युद्ध में सम्मिलित हो जाए, उसी समय आंभिक आक्रमण करे और तुम चंद्रगुप्त का स्थान ग्रहण करो। दुर्ग की सेना सेतु की रक्षा करेगी, साथ ही चंद्रगुप्त को सिंधु के उस पार जाना होगा, यवन स्कंधावार पर आक्रमण करने, समझे? और सिंहरण वहां से प्रस्थान करता है। एक चर का प्रवेश होता है। चर कहता है, क्या आज्ञा है? चाणक्य कहता है, जब चंद्रगुप्त की सेना सिंधु के उस पार पहुंच जाए, तब तुम्हें ग्रीकों के प्रधान शिविर की ओर उस आक्रमण को प्रेरित करना होगा। चंद्रगुप्त के पराक्रम की अग्नि में घी डालने का काम तुम्हारा है। चर कहता है, जैसी आज्ञा, और वह प्रस्थान करता है। दूसरे चर का प्रवेश होता है। दूसरा चर कहता है, देव, राक्षस प्रधान शिविर में है। चाणक्य कहता है, जाओ, ठीक है, सुहासिनी से मिलते रहो। दोनों का प्रस्थान होता है। एक ओर से सिल्यूकस, दूसरी ओर से चंद्रगुप्त आता है। सिल्यूकस कहता है, चंद्रगुप्त, तुम्हें राजपद की बधाई देता हूं। चंद्रगुप्त कहता है, स्वागत सिल्यूकस, अतिथि की सी तुम्हारी अभ्यर्थना करने में हम विशेष सुखी होते, परंतु छात्र धर्म बड़ा कठोर है, आर्य कृतघ्न नहीं होते। प्रमाण यही है कि मैं अनुरोध करता हूं, यवन सेना बिना युद्ध के लौट जाए। सिल्यूकस कहता है, वाह, तुम वीर हो, परंतु मुझे भारत विजय करना ही होगा, फिर चाहे तुम ही को सत्रप बना दूं। चंद्रगुप्त कहता है, यही तो असंभव है, तो फिर हो युद्ध। रणवाद्य बजते हैं, युद्ध शुरू होता है। लड़ते हुए उन लोगों का प्रस्थान होता है। आंभिक के सैन्य का प्रवेश होता है। आंभिक कहता है, मगध सेना प्रत्यावर्तन करती है। ओह, कैसा भीषण युद्ध है, अभी ठहरे। अरे देखो कैसा परिवर्तन, यवन सेना हट रही है, लो वह भागी। चर का प्रवेश होता है। चर कहता है, आक्रमण कीजिए, जिसमें सिंधु तक यह सेना लौट न सके। आर्य चाणक्य ने कहा है, युद्ध अवरोधात्मक होना चाहिए, और प्रस्थान करता है। रणवाद्य बजता है। लौटती हुई यवन सेना का दूसरी ओर से प्रवेश होता है। सिल्यूकस पूछता है, कौन? प्रवंचक आंभिक, कायर? आंभिक कहता है, हाँ सिल्यूकस, आंभिक सदा प्रवंचक रहा, परंतु यह प्रवंचना कुछ महत्व रखती है, सावधान। युद्ध होता है। सिल्यूकस को घायल करते हुए आंभिक की मृत्यु हो जाती है। यवन सेना का प्रस्थान होता है और सैनिकों के साथ सिंहरण का प्रवेश दिखाया जाता है। सम्राट चंद्रगुप्त की जय, और चंद्रगुप्त का प्रवेश होता है। चंद्रगुप्त कहता है, भाई सिंहरण, बड़े अवसर पर आए। सिंहरण कहता है, हाँ सम्राट, और समय चाहे मालव न मिले, पर प्राण देने का महोत्सव पर्व वे नहीं छोड़ सकते। आर्य चाणक्य ने कहा है,
मालव और तक्षशिला की सेना प्रस्तुत मिलेगी। आप ग्रीकों के प्रधान शिविर का अवरोध कीजिए। चंद्रगुप्त कहता है, गुरुदेव ने यहां भी मेरा ध्यान नहीं छोड़ा। मैं उनका अपराधी हूं सिंहरण। सिंहरण कहता है, मैं यहां देख लूंगा, आप शीघ्र जाइए, समय नहीं है, मैं भी आता हूं। सेना कहती है, महाबलाधिकृत सिंहरण की जय। चंद्रगुप्त का प्रस्थान होता है। दूसरी ओर से सिंहरण आदि का प्रस्थान होता है और इसी के साथ 10वां दृश्य समाप्त होता है। 11वें दृश्य में शिविर का एक अंश दिखाया गया है, जहां चिंतित भाव से राक्षस का प्रवेश होता है। राक्षस कहता है, क्या होगा? आग लग गई है, बुझ न सकेगी, तो मैं कहां रहूंगा? क्या हम सब ओर से गए? सुहासिनी प्रवेश करके कहती है, सब ओर से गए राक्षस, समय रहते तुम सचेत न हुए। राक्षस कहता है, तुम कैसे सुहासिनी? सुहासिनी कहती है, तुम्हें खोजते हुए बंदी बनाई गई, अब उपाय क्या है, चलोगे? राक्षस पूछता है, कहां सुहासिनी? इधर खाई उधर पर्वत, कहां चलूं? सुहासिनी कहती है, मैं इस युद्ध विप्लव से घबरा रही हूं। वह देखो, रणवाद्य बज रहे हैं, यह स्थान भी सुरक्षित नहीं, मुझे बचाओ राक्षस। और भय का अभिनय करती है। राक्षस उसे सांत्वना देते हुए कहता है, मेरा कर्तव्य मुझे पुकार रहा है। प्रिय, मैं रण क्षेत्र से भाग नहीं सकता। चंद्रगुप्त के हाथों से प्राण देने में ही कल्याण है, किंतु तुमको। इधर उधर देखता है, रण कोलाहल सुनाई देता है। सुहासिनी कहती है, बचाओ। राक्षस निश्वास लेकर कहता है, अदृष्ट, देव प्रतिकूल हैं, चलो सुहासिनी। दोनों का प्रस्थान होता है। एकाकिनी कार्नेलिया का प्रवेश दिखाया जाता है और रण शब्द सुनाई देता है। कार्नेलिया कहती है, यह क्या? पराजय न हुआ होता तो शिविर पर आक्रमण कैसे होता? और विचार कर कहती है, चिंता नहीं, ग्रीक बालिका भी प्राण देना जानती है। आत्मसम्मान, ग्रीस का आत्मसम्मान जिए। सूर्य निकालती है, तो अंतिम समय एक बार नाम लेने में कोई अपराध है? चंद्रगुप्त। विजयी चंद्रगुप्त का प्रवेश होता है। चंद्रगुप्त कहता है, यह क्या? छुरी ले लेता है और कहता है, राजकुमारी। कार्नेलिया कहती है, तुम निर्दय हो चंद्रगुप्त, मेरे बूढ़े पिता की हत्या कर चुके होगे। सम्राट हो जाने पर आंखें रक्त देखने की प्यासी हो जाती है ना? चंद्रगुप्त कहता है, राजकुमारी, तुम्हारे पिता आ रहे हैं। सैनिकों के बीच में सिल्यूकस का प्रवेश होता है। कार्नेलिया हाथों से मुंह छिपाकर कहती है, आह, विजेता सिल्यूकस को भी चंद्रगुप्त के हाथों से पराजित होना पड़ा। सिल्यूकस कहता है, हाँ बेटी। चंद्रगुप्त कहता है, यमन सम्राट आर्य कृतघ्न नहीं होते। आपको सुरक्षित स्थान पर पहुंचा देना ही मेरा कर्तव्य था। सिंधु के इस पार अपने सेना निवेश में आप हैं, मेरे बंदी नहीं। मैं जाता हूं। सिल्यूकस कहता है, इतनी महत्ता? चंद्रगुप्त कहता है, राजकुमारी, पिताजी को विश्राम की आवश्यकता है, फिर हम लोग मित्रों के समान मिल सकते हैं। चंद्रगुप्त का सैनिकों के साथ प्रस्थान होता है और कार्नेलिया उसे देखती रहती है। इसी के साथ 11वें दृश्य का समापन होता है। 12वें दृश्य में पथ में साइवर्टियस और मेगास्थनीज को दिखाया गया है। साइवर्टियस कहता है, उसने तो हम लोगों को मुक्त कर दिया था, फिर अवरोध क्यों? मेगास्थनीज कहता है, समस्त ग्रीक शिविर बंदी है, यह उसके मंत्री चाणक्य की चाल है। मालव और तक्षशिला की सेना हिरात के पथ में खड़ी है, लौटना असंभव है। साइवर्टियस कहता है, क्या चाणक्य? वह तो चंद्रगुप्त से क्रुद्ध होकर कहीं चला गया था ना? राक्षस ने यही कहा था, क्या वह झूठा था? मेगास्थनीज कहता है, सब उस षड्यंत्र में मिले थे। शिविर को अरक्षित अवस्था में छोड़ बिना कहे सुहासिनी को लेकर खिसक गया, अभी भी न समझे। इधर चाणक्य ने आज मुझसे यह भी कहा कि मुझे ऑन्टिगोनस के आक्रमण की भी सूचना मिली है। तभी सिल्यूकस का प्रवेश होता है। सिल्यूकस आश्चर्य से कहता है, क्या ऑन्टिगोनस? मेगास्थनीज कहता है, हाँ सम्राट, इस मर्म से अवगत होकर भारतीय कुछ नियमों पर ही मैत्री किया चाहते हैं। सिल्यूकस कहता है, तो क्या ग्रीक इतने कायर हैं? युद्ध होगा साइबर्टियस, हम सबको मरना होगा। मेगास्थनीज पत्र देकर कहता है,
इसे पढ़ लीजिए। सीरिया पर ऑन्टिगोनस की चढ़ाई समीप है। आपको उस पूर्व संचित और सुरक्षित साम्राज्य को न गंवा देना चाहिए। सिलूकस पत्र पढ़कर विषाद से कहता है, तो वे क्या चाहते हैं? मेगास्थनीज कहता है, सम्राट, संधि करने के लिए तो चंद्रगुप्त प्रस्तुत हैं, परंतु नियम बड़े कड़े हैं। सिंधु के पश्चिम के प्रदेश, आर्यावर्त की नैसर्गिक सीमा निषद पर्वत तक भी लोग चाहते हैं। और भी। सिलूकस पूछता है, चुप क्यों हो गए? कहो, चाहे वे शब्द कितने ही कटु हों, मैं उन्हें सुनना चाहता हूं। मेगास्थनीज कहता है, चाणक्य ने एक और भी अड़ंगा लगाया है। उसने कहा है, सिकंदर के साम्राज्य में जो भावी विप्लव है वह मुझे भली भांति अवगत है। पश्चिम का भविष्य रक्त रंजित है। इसलिए यदि पूर्व में स्थायी शांति चाहते हो तो ग्रीक सम्राट चंद्रगुप्त को अपना बंधु बना ले। सिलूकस कहता है, सो कैसे? मेगास्थनीज उत्तर देता है, राजकुमारी कार्नेलिया का सम्राट चंद्रगुप्त से परिणय करके। सिलूकस कहता है, अधम ग्रीक, तुम इतने पतित हो? मेगास्थनीज कहता है, क्षमा हो सम्राट, वह ब्राह्मण कहता है कि आर्यावर्त की साम्राज्ञी भी तो कार्नेलिया ही होगी। साइवर्टियस कहता है, परंतु इसमें राजकुमारी की भी सम्मति चाहिए। सिलूकस कहता है, असंभव, घोर अपमानजनक। मेगास्थनीज कहता है, मैं क्षमा किया जाऊं तो सम्राट, राजकुमारी का चंद्रगुप्त से पूर्व परिचय भी है। कौन कह सकता है कि प्रणय अदृश्य सुनहली रश्मियों से एक दूसरे को न खींच चुका हो? सम्राट सिकंदर के अभियान का स्मरण कीजिए, मैं उस घटना को भूल नहीं गया हूं। सिलूकस कहता है, मेगास्थनीज, मैं जानता हूं कार्नेलिया ने इस युद्ध में जितनी बाधाएं उपस्थित की वे सब इसकी साक्षी हैं कि उसके मन में कोई भाव है, पूर्व स्मृति है। फिर भी न जाने क्यों। वह देखो, आ रही है, तुम लोग हट तो जाओ। साइवर्टियस और मेगास्थनीज का प्रस्थान होता है और कार्नेलिया का प्रवेश होता है। कार्नेलिया कहती है, पिताजी। सिलूकस कहता है, बेटी कार्नी। कार्नेलिया पूछती है, आप चिंतित क्यों हैं? सिलूकस कहता है, चंद्रगुप्त को दंड कैसे दूं, इसी की चिंता है। कार्नेलिया कहती है, क्यों पिताजी? चंद्रगुप्त ने क्या अपराध किया है? सिलूकस पूछता है, हैं? अभी बताना होगा कार्नेलिया। भयानक युद्ध होगा, इसमें चाहे दोनों का सर्वनाश हो जाए। कार्नेलिया कहती है, युद्ध तो हो चुका, अब क्या मेरी प्रार्थना आप सुनेंगे? पिताजी, विश्राम लीजिए, चंद्रगुप्त का तो कोई अपराध नहीं, क्षमा कीजिए पिता। और घुटने टेकती है। सिलूकस बनावटी क्रोध से कहता है, देखता हूं कि पिता को पराजित करने वाले पर तुम्हारी असीम अनुकंपा है। कार्नेलिया रोती हुई कहती है, मैं स्वयं पराजित हूं, मैंने अपराध किया है पिताजी। चलिए इस भारत की सीमा से दूर ले चलिए, नहीं तो मैं पागल हो जाऊंगी। सिलूकस उसे गले लगाकर कहता है, तब मैं जान गया कार्नी, तू सुखी हो बेटी, तुझे भारत की सीमा से दूर न जाना होगा, तू भारत की साम्राज्ञी होगी। कार्नेलिया कहती है, पिताजी, और प्रस्थान होता है और साथ ही 12वां दृश्य यहाँ समाप्त होता है। 13वां दृश्य है दांड्यायन का तपोवन, जहां ध्यानस्थ चाणक्य को दिखाया गया है और भयभीत भाव से राक्षस और सुवासिनी का प्रवेश होता है। राक्षस कहता है, चारों ओर आर्य सेना, कहीं से निकलने का उपाय नहीं, क्या किया जाए सुवासिनी? सुवासिनी कहती है, यह तपोवन है, यहीं कहीं हम लोग छिप रहेंगे। राक्षस कहता है, मैं देशद्रोही, ब्राह्मण द्रोही बौद्ध, हृदय कांप रहा है, क्या होगा? सुवासिनी कहती है, आर्यों का तपोवन इन राग द्वेषों से परे है। राक्षस कहता है, तो चलो कहीं। और सामने देखकर कहता है, सुवासिनी, वह देखो, वह कौन? सुवासिनी देखकर कहती है, आर्य चाणक्य। राक्षस कहता है, आर्य साम्राज्य का महामंत्री इस तपोवन में? सुवासिनी कहती है, यही तो ब्राह्मण की महत्ता है राक्षस, यूं तो मूर्खों की निवृत्ति भी प्रवृत्ति मूलक होती है। देखो, यह सूर्य रश्मियों का सा रस ग्रहण कितना निष्काम, कितना निवृत्तिपूर्ण है। राक्षस कहता है, सचमुच मेरा भ्रम था सुवासिनी, मेरी इच्छा होती है कि चलकर इस महत्व के सामने अपना अपराध स्वीकार कर लूं और क्षमा मांग लूं। सुवासिनी कहती है, बड़ी अच्छी बात सोची तुमने, देखो। और दोनों छिप जाते हैं।
चाणक्य आंख खोलता हुआ कहता है, कितना गौरवमय आज का अरुणोदय है। भगवान सविता तुम्हारा आलोक जगत का मंगल करे। मैं आज जैसे निष्काम हो रहा हूं, विदित होता है कि आज तक जो कुछ किया है वह सब भ्रम था। मुख्य वस्तु आज सामने आई। आज मुझे अपने अंतर्निहित ब्राह्मणत्व की उपलब्धि हो रही है। चैतन्य सागर निस्तरंग है और ज्ञान ज्योति निर्मल है। तो क्या मेरा कर्म कुलाल चक्र अपना निर्मित भांड उतार कर धर चुका? ठीक तो प्रभात पवन के साथ सबकी सुख कामना शांति का आलिंगन कर रही है। देव, आज मैं धन्य हूं। दूसरी ओर झाड़ी में मौर्य मौर्य कहता है, ढोंग है। रक्त और प्रतिशोध, क्रूरता और मृत्यु का खेल देखते ही जीवन बीता। अब क्या मैं सरल पथ पर चल सकूंगा? यह ब्राह्मण आंख मूंदने खोलने का अभिनय भले ही करे, पर मैं असंभव है। अरे, जैसे मेरा रक्त खोलने लगा। हृदय में एक भयानक चेतना, एक अवज्ञा का अट्टहास, प्रतिहिंसा जैसे नाचने लगी। ये एक साधारण मनुष्य, दुर्बल कंकाल, विश्व के समूचे शस्त्र बल को तिरस्कृत किए बैठा है। रख दूं गले पर खड्ग, फिर देखूं तो यह प्राण भिक्षा मांगता है या नहीं। सम्राट चंद्रगुप्त के पिता की अवज्ञा? नहीं नहीं, ब्रह्म हत्या होगी। हो मेरा प्रतिशोध और चंद्रगुप्त का निष्कंटक राज्य। छुरी निकालकर चाणक्य को मारना चाहता है। सुहासिनी दौड़कर उसका हाथ पकड़ लेती है। दूसरी ओर से अलका सिंहरण अपनी माता के साथ चंद्रगुप्त का प्रवेश होता है। चंद्रगुप्त आश्चर्य और क्रोध से कहता है, यह क्या पिताजी? सुहासिनी, बोलो क्या बात है? सुहासिनी कहती है, मैंने देखा कि सेनापति आर्य चाणक्य को मारना ही चाहते हैं, इसलिए मैंने इन्हें रोका। चंद्रगुप्त कहता है, गुरुदेव प्रणाम। चंद्रगुप्त क्षमा का भिखारी नहीं, न्याय करना चाहता है। बतलाइए, पूरा विवरण सुनना चाहता हूं। और पिताजी, आप शस्त्र रख दीजिए। सिंहरण सिंहरण आगे बढ़ता है। चाणक्य हंसकर कहता है, सम्राट, न्याय करना तो राजा का कर्तव्य है, परंतु यहाँ पिता और गुरु का संबंध है। कर सकोगे? चंद्रगुप्त कहता है, पिताजी। मौर्य कहता है, हाँ चंद्रगुप्त, मैं इस उद्धत ब्राह्मण का, सबकी अवज्ञा करने वाले महत्वाकांक्षी का वध करना चाहता था, कर न सका। इसका दुख है। इस कुचक्रपूर्ण रहस्य का अंत न कर सका। चंद्रगुप्त कहता है, पिताजी, राज्य व्यवस्था आप जानते होंगे। वध के लिए प्राणदंड होता है, और आपने गुरुदेव का, इस आर्य साम्राज्य के निर्माणकर्ता ब्राह्मण का वध करने जाकर कितना गुरुतर अपराध किया है। चाणक्य कहता है, किंतु सम्राट, वह वध हुआ नहीं। ब्राह्मण जीवित है। अब यह उसकी इच्छा पर है कि वह व्यवहार के लिए न्यायाधिकरण से प्रार्थना करे या नहीं। चंद्रगुप्त की जननी कहती है, आर्य चाणक्य। चाणक्य उत्तर देता है, ठहरो देवी। और चंद्रगुप्त से कहता है, मैं प्रसन्न हूं वत्स, यह मेरे अभिनय का दंड था। मैंने जो आज तक किया वह न करना चाहिए था। उसी का महाशक्ति केंद्र ने प्रायश्चित कराना चाहा। मैं विश्वस्त हूं कि तुम अपना कर्तव्य कर लोगे। राजा न्याय कर सकता है, परंतु ब्राह्मण क्षमा कर सकता है। राक्षस प्रवेश करके कहता है, आर्य चाणक्य, आप महान हैं। मैं आपका अभिनंदन करता हूं। अब न्यायाधिकरण से अपने अपराध विद्रोह का दंड पाकर सुखी रह सकूंगा। सम्राट, आपकी जय हो। चाणक्य कहता है, सम्राट, मुझे आज का अधिकार मिलेगा? चंद्रगुप्त कहता है, आज वही होगा गुरुदेव जो आज्ञा होगी। चाणक्य कहता है, मेरा किसी से द्वेष नहीं, केवल राक्षस के संबंध में अपने पर संदेह कर सकता था। आज उसका भी अंत हो। सम्राट सिल्यूकस आते ही होंगे, उसके पहले ही हमें अपना सब विवाद मिटा देना चाहिए। चंद्रगुप्त कहता है, जैसी आज्ञा। चाणक्य कहता है, आर्य सक्टार के भावी जामाता अमात्य राक्षस के लिए मैं अपना मंत्रित्व छोड़ता हूं। राक्षस, सुहासिनी को सुखी रखना। सुहासिनी और राक्षस चाणक्य को प्रणाम करते हैं। मौर्य कहता है, और मेरा दंड? आर्य चाणक्य, मैं क्षमा ग्रहण न करूं तब? मैं आत्महत्या करूंगा। चाणक्य कहता है, मौर्य, तुम्हारा पुत्र आज आर्यावर्त का सम्राट है। अब और कौन सा सुख तुम देखना चाहते हो? काषाय ग्रहण कर लो। इसमें अपने अभिमान को मारने का तुम्हें अवसर मिलेगा। वत्स चंद्रगुप्त, शस्त्र दो अमात्य राक्षस को।
मौर्य शस्त्र फेंक देता है। चंद्रगुप्त शस्त्र देता है, राक्षस से विनय ग्रहण करता है। तब सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य की जय जयकार करते हैं। प्रतिहार का प्रवेश होता है। प्रतिहार कहता है, सम्राट सिल्यूकस शिविर से निकल चुके हैं। चाणक्य कहता है, उसकी अभ्यर्थना राजमंदिर में होनी चाहिए, तपोवन में नहीं। चंद्रगुप्त कहता है, आर्य आप उस समय न उपस्थित रहेंगे। चाणक्य कहता है, देखा जाएगा। और सबका प्रस्थान होता है और इसी के साथ 13वां दृश्य यहाँ समाप्त होता है। 14वां दृश्य है राजसभा का। एक ओर से सपरिवार चंद्रगुप्त और दूसरी ओर से साइवर्टियस, मेगास्थनीज, एलिस और कार्नेलिया के साथ सिल्यूकस का प्रवेश होता है। तब बैठते हैं। चंद्रगुप्त कहता है, विजेता सिल्यूकस का मैं अभिनंदन करता हूं, स्वागत। सिल्यूकस कहता है, सम्राट चंद्रगुप्त, आज मैं विजेता नहीं, विजित से अधिक भी नहीं, मैं संधि और सहायता के लिए आया हूं। चंद्रगुप्त कहता है, कुछ चिंता नहीं सम्राट, हम लोग शस्त्र विनिमय कर चुके, अब हृदय का विनिमय। सिल्यूकस कहता है, हाँ हाँ कहिए। चंद्रगुप्त कहता है, राजकुमारी स्वागत। मैं उस कृपा को नहीं भूल गया हूं जो ग्रीक शिविर में रहने के समय मुझे आपसे प्राप्त हुई थी। सिल्यूकस कहता है, हाँ कारणी, चंद्रगुप्त उसके लिए कृतज्ञता प्रकट कर रहे हैं। कार्नेलिया कहती है, मैं आपको भारतवर्ष का सम्राट देखकर कितनी प्रसन्न हूं। चंद्रगुप्त कहता है, अनुग्रहित हुआ। और सिल्यूकस से कहता है, आर्टिगोनस से युद्ध होगा। सम्राट सिल्यूकस, गज सेना आपकी सहायता के लिए जाएगी। रात में आपके जो प्रतिनिधि रहेंगे उनसे समाचार मिलने पर और भी सहायता के लिए आर्यावर्त प्रस्तुत है। सिल्यूकस कहता है, इसके लिए मैं धन्यवाद देता हूं। सम्राट चंद्रगुप्त, आज से हम लोग दृढ़ मैत्री के बंधन में बंधे। एक का दुख सुख दोनों का होगा, किंतु एक अभिलाषा मन में रह जाएगी। चंद्रगुप्त कहता है, वह क्या? सिल्यूकस कहता है, उस बुद्धि सागर आर्य साम्राज्य के महामंत्री चाणक्य को देखने की बड़ी अभिलाषा थी। चंद्रगुप्त कहता है, उन्होंने विरक्त होकर शांतिमय जीवन बिताने का निश्चय किया है। ऐसा चाणक्य का प्रवेश दिखाया जाता है और सब खड़े होकर प्रणाम करते हैं। सिल्यूकस कहता है, आर्य चाणक्य, मैं आपका अभिनंदन करता हूं। चाणक्य कहता है, सुखी रहो सिल्यूकस, हम भारतीय ब्राह्मणों के पास सबकी कल्याण कामना के अतिरिक्त और क्या है जिससे अभ्यर्थना करूं? मैं आज का दृश्य देखकर चिर विश्राम के लिए संसार से अलग होना चाहता हूं। सिल्यूकस कहता है, और मैं संधि करके स्वदेश लौटना चाहता हूं। आपके आशीर्वाद की बड़ी अभिलाषा थी। संधि पत्र, चाणक्य बात काटते हुए कहता है, किंतु संधि पत्र स्वार्थों से प्रबल नहीं होते। हस्ताक्षर तलवारों को रोकने में असमर्थ प्रमाणित होंगे। तुम दोनों ही सम्राट हो, शस्त्र व्यवसायी हो, फिर भी संघर्ष हो जाना कोई आश्चर्य की बात न होगी। अतएव दो बालुकापूर्ण कगारों के बीच में एक निर्मल स्रोतस्विनी का रहना आवश्यक है। सिल्यूकस पूछता है, तो कैसे? चाणक्य कहता है, ग्रीस की गौरव लक्ष्मी कार्नेलिया को मैं भारत की कल्याणी बनाया चाहता हूं। यही ब्राह्मण की प्रार्थना है। सिल्यूकस कहता है, मैं तो इससे प्रसन्न नहीं हूंगा यदि। चाणक्य कहता है, यदि का काम नहीं, मैं जानता हूं इसमें दोनों प्रसन्न और सुखी होंगे। सिल्यूकस कार्नेलिया की ओर देखता है, वह सलज्ज सिर झुका लेती है। तब आओ बेटी, आओ चंद्रगुप्त। दोनों ही सिल्यूकस के पास आते हैं। सिल्यूकस उनका हाथ मिलाता है, फूलों की वर्षा होती है और जय ध्वनि होती है। चाणक्य मौर्य का हाथ पकड़कर कहता है, चलो अब हम लोग चलें। और यवनिका गिरती है। साथ ही 14वें दृश्य और नाटक का पटाक्षेप होता है। तो प्रसाद जी के लिए साहित्य में सबसे जरूरी बात वर्तमान से आदर्शवाद का सामंजस्य स्थिर करना तथा समाज को आदर्श स्थिति की ओर प्रेरित करना है। इस दृष्टि से राष्ट्रीय आंदोलन के समय में राष्ट्र के स्वरूप की चिंता प्रसाद की एक मुख्य चिंता बन जाती है। इसके लिए वे प्राचीन भारत के ऐतिहासिक पौराणिक आख्यानों और इतिहास का सहारा लेते हुए भारत के अतीत के गौरवशाली चित्र प्रस्तुत करते हैं। इस नाटक में भी प्रसाद जी भारत गौरव को स्थापित करना नहीं भूलते। वे भारत के गौरव की स्थापना के लिए अन्य विदेशी पात्रों
कार्नेलिया और सिकंदर का सहारा लेते हैं। हमने नाटक में देखा, कार्नेलिया कहती है, यह स्वप्नों का देश, यह त्याग और ज्ञान का पालना, यह प्रेम की रंगभूमि, भारत भूमि क्या भुलाई जा सकती है? कदापि नहीं। अन्य देश मनुष्यों की जन्मभूमि है, यह भारत मानवता की जन्मभूमि है। और एक अन्य स्थान पर वह कहती है, सिकंदर ने भारत से युद्ध किया है और मैंने अध्ययन किया है। मैं देखती हूं कि यह ग्रीक और भारतीयों के अस्त्र का ही नहीं, इसमें दो बुद्धियां भी लड़ रही हैं। यह अरस्तु और चाणक्य की चोट है, सिकंदर और चंद्रगुप्त उनके अस्त्र हैं। वहीं एक स्थान पर सिकंदर चाणक्य से कहता है, धन्य है आप, मैं तलवार खींचे हुए भारत आया, हृदय देकर जाता हूं, विस्मय विमुग्ध हूं। जिनसे खड्ग परीक्षा हुई थी, युद्ध में जिनसे तलवारें मिली थी, उनसे हाथ मिलाकर, मैत्री का हाथ मिलाकर जाना चाहता हूं। प्रसाद जी के इस मनोराष्ट्र की भौगोलिक सीमाएं आश्चर्यजनक रूप से अतीत में भी वैसी ही थी, जैसी उनके स्वयं के समय में थी। चंद्रगुप्त के समय में ये सीमाएं उत्तर में हिंदू कुश, दक्षिण में पांडुचेरी, पूर्व में आसाम और पश्चिम में सौराष्ट्र, समुद्र और बाल्हिक तक थी। स्पष्ट रूप से ये भौगोलिक सीमाएं उस अतीत से ज्यादा प्रसाद के अपने युग की भारत की राजनीतिक सीमाओं के निकट पड़ती हैं। प्रसाद के नाटकों में आर्यत्व पर काफी बल दिया गया है। यह आर्यत्व अक्सर हिंदू का पर्याय बनकर उभरता है। ब्राह्मण, ब्राह्मणत्व, क्षत्रिय, क्षात्र धर्म, आर्य धर्म वगैरह पर अतिरिक्त बल देने के बावजूद प्रसाद जी के यहाँ यह आर्यत्व किसी भूली हुई या बिसरा दी गई भावना के रूप में नहीं आता। जैसा कि भारत भारती में हम कौन थे, क्या हो गए और क्या होंगे अभी में व्यक्त होता है, बल्कि उनके यहाँ यह भाव परंपरा में निरंतरता में विद्यमान है। इसका एक कारण यह भी है कि वे रचना को उसी आदर्श गौरवमयी अतीत में अवस्थित करते हैं। इस संदर्भ में दूसरी बात जो प्रसाद को गुप्त जी से अलगाती है, वह यह कि प्रसाद के यहाँ आर्यत्व का कोई सुविचारित प्रतिपक्ष नहीं है, जैसा कि भारत भारती में है। लेकिन यह कहना पड़ेगा कि प्रसाद जी का आर्यत्व पर अतिरिक्त बल है, और चूंकि उनका आर्यत्व एक परंपरा में अवस्थित है, इसलिए उसमें समाहार की भी शक्ति है, और यही समाहार की शक्ति उन्हें आर्यत्व की एक बृहत्तर परिभाषा भी प्रदान करती है, जो अंततः उन्हें राष्ट्रीय आंदोलन से जोड़ती है। इसके अनेक उदाहरण उनकी रचनाओं में मिलते हैं। उदाहरण के लिए चंद्रगुप्त नाटक की बात की जाए तो प्रसाद चंद्रगुप्त की भूमिका में सबसे अधिक जोर इस बात पर देते हैं कि भारत में अहिंसा के प्रचार के कारण विदेशी जातियों में उपनिवेश स्थापित करने के उत्साह का बढ़ना। वे लिखते हैं, आर्यों की राजसूय और अश्वमेध आदि शक्ति बढ़ाने वाली क्रियाएं शून्य स्थान में ध्यान और चिंतन के रूप में परिवर्तित हो गई। अहिंसा का प्रचार हुआ, इससे भारत की उत्तरी सीमा में स्थित जातियों को भारत में आकर उपनिवेश स्थापित करने का उत्साह हुआ। मित्रों, यह स्पष्ट है कि अहिंसा का प्रचार जैन व बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार से जुड़ा है, जबकि दूसरी ओर वे अपने नाटकों में बौद्ध भिक्षुओं के माध्यम से उसी शांति और अहिंसा का उपदेश दिलवाते हैं। अपने आर्य आग्रह से जुड़ती हुई एक और बात चंद्रगुप्त की भूमिका में प्रसाद जी ने लिखी है। बुद्धदेव के 2-3 शताब्दी पहले ही दार्शनिक मतों ने उन विशेष बंधनों को जो उस समय आर्यों को उद्विग्न कर रहे थे, तोड़ना आरंभ किया। उस समय ब्राह्मण वल्कलधारी होकर कानन में रहना ही अच्छा न समझते, वरन वे भी राज्य लोलुप होकर स्वतंत्र छोटे छोटे राज्यों के अधिकारी बन बैठे। क्षत्रियगण राजदंड को बहुत भारी तथा अस्त्र शस्त्रों से हिंसक समझकर जब चक्र अपने हाथ में रखने लगे। वैसे लोग भी व्यापार आदि में मनोयोग न देकर धर्माचार्य की पदवी सरल समझने लगे, और तो क्या, भारत के प्राचीन दास भी अन्य देशों से आई हुई जातियों के साथ मिलकर दस्युवृत्ति करने लगे। मित्रों, एक तरफ आर्यों की शक्ति बढ़ाने वाली क्रियाएं नष्ट हो रही थी, तो दूसरी ओर वर्ण व्यवस्था टूट रही थी, और इन्हीं कारणों से भारत की उत्तरी सीमा में स्थित जातियों को भारत में आकर उपनिवेश स्थापित करने का उत्साह हुआ। ऐसे ही समय में निष्ठुर मूर्ख और त्रासजनक नंद वंशीय शूद्र राजा को ब्राह्मण चाणक्य की सहायता से मारकर चंद्रगुप्त ने अपना शासन स्थापित किया। प्रसाद जी के अनुसार चंद्रगुप्त की शासन व्यवस्था एक आदर्श व्यवस्था थी। नाटक की भूमिका में चंद्रगुप्त का शासन शीर्षक से वे जो व्यवस्था बताते हैं,
वह निस्संदेह एक आदर्श व्यवस्था है, जो कमोबेश रामराज्य के आसपास की ही व्यवस्था है। वे बताते हैं कि भारत भूमि अति उर्वरा थी। युद्ध आदि के समय में भी कृषक लोग आनंद से हल चलाते थे। खेती की उन्नति की ओर राजा का विशेष ध्यान रहता था। शिल्पकार राजकर से मुक्त थे और वे राजा और प्रजा दोनों के हितकारी यंत्र बनाते थे। वर्ण व्यवस्था सुचारू रूप से चलती थी। मित्रों, प्रसाद जी गिन गिन कर उन्हीं बातों को बताते हैं जो उन्हें अपने समय में दिक्कत तलब लगती हैं। वे अपने वर्तमान के पतन की बात किए बगैर ही उसकी ओर इशारा करते हैं कि आर्यों का स्वर्ण युग ऐसा था। आर्यों के इस स्वर्ण युग में मौर्य वंश के शासकों ने भारत पर विक्रम संवत के 264 वर्ष पहले से 784 ईस्वी तक पाटलिपुत्र, उज्जैन, धारा, महेश्वर आदि में अलग अलग राजधानियां स्थापित कर 1050 वर्ष तक शासन किया। इस समय के भारत की भौगोलिक सीमाएं पांडुचेरी और कनानूर से हिमालय की तराई तक तथा सतलज से आसाम तक थी। यानी प्रसाद के वर्तमान भारत की सीमाओं से उसका तादात्म्य था। प्रसाद जी ब्राह्मणत्व को भी काफी महत्व देते हैं। उनके लिए ब्राह्मणत्व सिर्फ एक व्यवस्था नहीं, वरन व्यवस्था का मूल है। वही व्यवस्था दे सकता है, शासन कर सकता है, राष्ट्र का शुभ चिंतन कर सकता है। किसी अन्य में यह गुण नहीं है। नंद नीच कुल जन्मा है, इसलिए वह मूर्ख है, त्रासदायक है और शासन करने के अयोग्य है। चंद्रगुप्त में चाणक्य राज्यसभा में कहता है, यदि अमात्य ने ब्राह्मण नाश करने का विचार किया हो तो जन्मभूमि की भलाई के लिए उसे त्याग दें, क्योंकि राष्ट्र का शुभ चिंतन केवल ब्राह्मण ही कर सकते हैं। एक जीव की हत्या से डरने वाले तपस्वी बौद्ध सिर पर मंडराने वाली विपत्तियों से, रक्त समुद्र की आंधियों से आर्यावर्त की रक्षा करने में असमर्थ प्रमाणित होंगे। इसी क्रम में आगे चाणक्य बंदी गृह में वररुचि से कहता है, मैं कुत्ता, साधारण युवक और इंद्र को कभी भी एक सूत्र में नहीं बांध सकता। कुत्ता कुत्ता ही रहेगा, इंद्र इंद्र। सुनो वररुचि, मैं कुत्ते को कुत्ता ही बनाना चाहता हूँ। नीचों के हाथ में इंद्र का अधिकार चले जाने का जो सुख होता है उसे मैं भोग रहा हूँ। मित्रों, यहाँ कुत्ता कौन है और कौन इंद्र, यह चाणक्य के ही एक अन्य संवाद में स्पष्ट है। राजसभा में चाणक्य कहता है, समय आ गया है कि शूद्र राज सिंहासन से हटाए जाएं और सच्चे क्षत्रिय मूर्धाभिषिक्त हों। वहीं एक और संवाद में कहता है, खींच ले ब्राह्मण की शिखा, शूद्र के अन्न पर पले हुए कुत्ते खींच ले। मित्रों, संभवतः इसीलिए भूमिका में प्रसाद जी इस बात पर भी जोर देते हैं कि चंद्रगुप्त क्षत्रिय था, न कि एक शूद्र दासी पुत्र। वे लिखते हैं, ग्रीक इतिहास लेखकों ने अपनी भ्रमपूर्ण लेखनी से इस चंद्रगुप्त के बारे में कुछ तुच्छ बातें लिख दी हैं, जो बिल्कुल असंबद्ध ही नहीं वरन उल्टी हैं। जैसे चंद्रगुप्त का नाइन के पेट से पैदा होना। और इसके बाद प्रसाद जी हर संभव प्रयास यह सिद्ध करने की कोशिश में दिखाई देते हैं कि चंद्रगुप्त शुद्ध क्षत्रिय था। इसके लिए भी वे लगातार पुराणों और अन्यान्य भारतीय ग्रंथों और अन्य यात्रियों का हवाला देते हुए उसे पिप्पली कानन का क्षत्रिय सिद्ध करते हुए ग्रीक इतिहासकारों की धारणा को निरस्त करते हैं। इस क्रम में वे नंदवंशियों को शूद्र सिद्ध करते हैं। एक अन्य स्थान पर चाणक्य ब्राह्मणत्व को एक सार्वभौम शाश्वत बुद्धि वैभव कहता है। प्रसाद की दृष्टि सदैव आदर्श पर रहती है, इसीलिए वे ब्राह्मणत्व में पनपी कुटिलता को भी अनदेखा नहीं करते। मित्रों, प्रसाद जी आधुनिक मूल्यों को भी अपने अतीत में आरोपित कर देते हैं। यहाँ तक कि स्वतंत्रता की रूसो और मिल की परिभाषाओं का भारतीय फेंट तैयार कर चाणक्य से कहलवाते हैं। चाणक्य मगध के स्वतंत्र नागरिकों को बधाई देता हुआ कहता है, आज आपके राष्ट्र का नवीन जन्म दिवस है। स्मरण रखना होगा कि ईश्वर ने सब मनुष्यों को स्वतंत्र उत्पन्न किया है, परंतु व्यक्तिगत स्वतंत्रता वहीं तक दी जा सकती है जहां दूसरों की स्वतंत्रता में बाधा न पड़े। यही राष्ट्रीय नियमों का मूल है। मित्रों, राष्ट्र के संदर्भ में भी प्रसाद जी आधुनिक अवधारणा को ही आधार बनाते हैं और छोटे छोटे राज्यों के बरक्स एक बृहद राष्ट्र की परिकल्पना प्रस्तुत करते हैं। आलोच्य नाटक चंद्रगुप्त में चाणक्य संगरण और चंद्रगुप्त को समझाता है कि तुम मालव हो और यह मागध, यही तुम्हारे मान का अवसान है ना। परंतु आत्मसम्मान इतने ही से संतुष्ट नहीं होगा। मालव और मागध को भूलकर जब तुम आर्यावर्त का नाम लोगे
तभी वह मिलेगा। मित्रों, वास्तव में औपनिवेशिक शासन को भारत में अपने शासन को परिभाषित करने के लिए एक राष्ट्र राज्य की परिकल्पना की जरूरत पड़ी, जिसे उन्होंने स्वाभाविक रूप से पश्चिम से लिया। इस परिकल्पना में राष्ट्र की एक भौगोलिक सीमा तो थी ही, साथ ही एक राजनीतिक केंद्रीयता भी शामिल थी, जिसे प्रसाद जी गणतंत्र कहते हैं। चंद्रगुप्त में एक स्थान पर चाणक्य आंभिक को बताता है। चंद्रगुप्त ने दक्षिणापथ से पंचनद तक, सौराष्ट्र से बंग तक एक महान साम्राज्य स्थापित कर लिया है। यह साम्राज्य मगध का नहीं है, यह आर्य साम्राज्य है। उत्तरापथ के सब प्रमुख गणतंत्र मालव, क्षुद्रक और योद्धे आदि संघरण के नेतृत्व में इस साम्राज्य के अंग हैं। मित्रों, प्रसाद की आर्यावर्त की परिकल्पना के मूल में यही राष्ट्र राज्य का सांचा है, जिसको वे अतीत में स्थापित करने का प्रयास करते हैं। इसी कारण उनके नाटकों में आर्यावर्त की सीमाएं आधुनिक भारत की सीमाओं के काफी निकट हैं। तो मित्रों, यह था जयशंकर प्रसाद जी का कालजयी नाटक चंद्रगुप्त। मित्रों, चंद्रगुप्त नाटक की श्रृंखला में हमने कुल 9 वीडियो जारी किए हैं। आज का यह 9वां वीडियो है। इस नाटक को अच्छी तरह समझने के लिए आपको सारे के सारे वीडियोस को देखना होगा। यदि आपको हमारा यह प्रयास अच्छा लगा हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों के साथ साझा करें। पीडीएफ तथा अन्य सहायता के लिए हमसे टेलीग्राम पर जुड़ें। यदि चैनल को आपने अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाकर भविष्य के सभी वीडियोज की सूचना अपने तक सबसे पहले पहुंचाएं और देखते रहें बातें साहित्य की। धन्यवाद।